सभी का स्वागत है एक बार फिर से आरती क्लासेस में। एसएससी बाई आरती क्लासेस। आज हम लोग क्लास 5 का रिवीजन करने वाले हैं, तो बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। मैं बीच में बता दूंगा आपको कि कहाँ पर इसका पीडीएफ आपको मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एक मिनट, पहला सर ने क्वेश्चन बताया था कि कौन सा शास्त्रीय नृत्य तरंगम के साथ संपन्न होता है। ठीक है, मैं हाईलाइटर ले लूँ। ठीक है, कौन सा शास्त्रीय नृत्य तरंगम के साथ संपन्न होता है? तो ये कुचिपुड़ी। ठीक है, कहाँ का डांस है? तो आंध्र प्रदेश का डांस है। फटाफट इस सीरीज का नाम है रैपिड रिवीजन। तो आप लोगों के पास अगर नोट्स नहीं है तो आप लोग, मैं बता दूं सबसे पहले, ठीक है, आप लोग इस मैसेज पर इस नंबर पर आप लोग मैसेज करिए मुझे कि भाई मुझे पीडीएफ दे दीजिए। मैं आपको उसी टाइम इस क्लास का और बाकी सारे क्लास जो पिछला क्लास हुआ है 4-5 क्लास, उसका आपको पीडीएफ साथ में दे दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो कुचिपुड़ी का डांस जो है वो आंध्र प्रदेश का है। ब्रास मतलब पीतल के प्लेट में डांस होता है। ठीक है, जल चित्रम, पैर के अंगूठे से चित्र बनाया जाता है। तो जल चित्रम जो शब्दावली है वो कुचिपुड़ी से संबंधित है। संस्थापक कौन है? तो सिद्धेंद्र योगी संस्थापक हो जाते हैं। भामाकल्पम नाम का एक नाटक है जो सिद्धेंद्र योगी के द्वारा लिखा गया है। नृतक को भगवतालु बोलते हैं। हवाई करतब को काबूतम कहा जाता है। मंडुक शब्द जो मेढक की कहानी का संबंध कुचिपुड़ी से है। मंडुक, ठीक है। पुरुष आर्टिस्ट के ड्रेस को बगलबंदी कहा जाता है और भागवत और पुराण की कहानियां इसमें की जाती है। कुचिपुड़ी की मसाल मतलब यामिनी कृष्णमूर्ति जी को कहा जाता है। यामिनी कृष्णमूर्ति जी को पद्म विभूषण 2016 में मिला है और इनका एक किताब है अ पैशन फॉर डांस। ठीक है, याद रखिएगा। आप लोग इस नंबर पर मुझे मैसेज करिए, आप लोग उसी टाइम पीडीएफ दे दिया जाएगा। ये नंबर मैंने नीचे कमेंट बॉक्स में भी पिन करके रखा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन संख्या 2 है कि यूनिसेफ के बारे में सर ने बताया था। तो यूनिसेफ का स्थापना कब हुआ था? तो 11 दिसंबर 1940 में। हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में। फुल फॉर्म पूछ लेता है कभी कभी एग्जाम में। तो यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन फंड, ठीक है। इमरजेंसी यहाँ पे हटा दिया गया, इमरजेंसी शब्द पहले था, इसको हटा दिया गया है। ठीक है, सीईओ कौन है अभी? तो कैथरीन रसेल इसके सीईओ हो जाती हैं अभी। ठीक है, 2025 में इंडिया को नेशनल एम्बेसडर किसने बना, कौन है? ठीक है, तो करीना कपूर जी हैं। यूनिसेफ का पहला यूथ एम्बेसडर कौन था? तो हिमा दास। ठीक है, तेज दौड़ से संबंधित है ये, मतलब स्प्रिंटर से, और असम से है ये। ठीक है, इन्हीं को डींग एक्सप्रेस कहा जाता है। ठीक है, किस राज्य में रेलवे लाइन का सबसे अधिक है? रेलवे लाइन सबसे अधिक है तो उत्तर प्रदेश में। ठीक है, दुनिया में सबसे बड़ा रेल नेटवर्क यूएसए के पास है और भारत के इसमें रैंक चौथा आ जाता है। भारत की सबसे बड़ी जो सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है कौन सा है? पहले तो गोरखपुर हुआ करता था, लेकिन अब हावड़ा हो गया है, जिसमें 23 प्लेटफॉर्म हुआ करते हैं। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा जंक्शन कौन सा है? मथुरा जंक्शन भारत का सबसे बड़ा जंक्शन है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं कि भारतीय रेल जो है, जो 1853 में मुंबई से ठाणे में चला था, पहली बार चला था। ठीक है, और पहली इलेक्ट्रिक रेल कब चली थी भारत का? तो 1925 में चलाई गई थी। ये किसका था? भाप इंजन वाला रेल था। ठीक है, भारत में पटरी के बीच की जो चौड़ाई होती है वो कितनी होती है? तो इसको गेज कहते हैं। ठीक है, ये 4 तरह का गेज होता है। पहला एक बड़ा गेज होता है जिसके बीच की चौड़ाई होती है 1676 mm। दूसरा गेज होता है लगभग 1 मीटर का, मतलब 1000 mm का। ठीक है, और मानक गेज जो फिर स्टैंडर्ड गेज होता है वो 1435 mm का होता है। और नैरो गेज जो कि पहाड़ों में जब ट्रेन चलती है तो वहां पर इसको यूज किया जाता है। वहां पर जो पटरियों के बीच की चौड़ाई होती है वो होती है कितना? ये चौड़ाई होती है 762 mm। ठीक है, सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन कौन सी है? तो डिब्रूगढ़ से असम, सॉरी, सबसे भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन कौन सी है? तो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। ठीक है, लगभग 4246 किलोमीटर, यहाँ पे जीरो नहीं होगा। ठीक है, 4246 किलोमीटर असम के तमिलनाडु में है। ये असम से तमिलनाडु तक जाती है। ठीक है, ट्रेन का नाम क्या है? तो विवेक एक्सप्रेस। ठीक है, सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है? तो पीर पंजाल कहाँ है? तो बनिहाल दर्रा में है, 11.215 किलोमीटर, जम्मू कश्मीर में। ठीक है, पहली भारतीय इंजन रेल रहित कौन सी है? तो वंदे भारत। ठीक है, वंदे भारत इंजन रहित रेल है। क्वेश्चन संख्या 4 है कि ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, 4 मई 1959 में स्थापना किया गया था इसका, यूएसए द्वारा दिया जाता है इसको। ठीक है, इसको ग्रामोफोन अवार्ड भी कहते हैं, पुराना नाम इसको ग्रामोफोन अवार्ड है। अब इसको ग्रैमी मतलब प्रचलन चल गया तो ग्रैमी अवार्ड बोलते हैं इसको। ठीक है, इंग्लिश म्यूजिक के लिए ये दिया जाता है। पहली बार कौन ऐसे भारतीय थे जिनको ग्रैमी मिला था? तो 1968 में पंडित रविशंकर दास को मिला था। ठीक है, पंडित रविशंकर दास सितार से संबंधित है और इनका एक एल्बम है वेस्ट मीट ईस्ट। ठीक है, इसी एल्बम के लिए ग्रैमी अवार्ड दिया गया था। ठीक है, और पहली महिला कौन थी जिनको ग्रैमी अवार्ड मिला है? तो तन्वी शाह, जो 2010 में मिला था जय हो एल्बम के लिए। किसके लिए? जय हो एल्बम के लिए।
2024 में 5 भारतीयों को मिला है ग्रैमी अवार्ड। जाकिर हुसैन तबला वादक, राकेश चौरसिया बांसुरी। देखिए चौरसिया वर्ड जहाँ भी आ जाए आप लोग बांसुरी वहां लगा दीजिएगा। जैसे कि पूछा राकेश चौरसिया किससे संबंधित है, तो बांसुरी से संबंधित है, ठीक है। गणेश राजगोपाल वायलन से, सेल्वा गणेश तालवादन से, और शंकर महादेवन गायन से, ठीक है। इन 5 लोगों को 2024 में ग्रैमी अवार्ड मिला है। 2011 की जनसंख्या से कितनी प्रतिशत मुस्लिम है भारत में, तो 14.2% मुस्लिम हो जाते हैं। हिंदू की संख्या कितनी है फिर 79.80%, लगभग 96 करोड़ लोग हिंदू के कैटेगरी में आते हैं। ईसाई कितने हैं, तो 2.3%। सिख कितने हैं, तो देखिए सिख भी ईसाई से कम ही है, 1.7%। और बौद्ध धर्म कितने हैं, तो बौद्ध 0.7%। और कितने ऐसे लोग जिन्होंने अपना धर्म बताया ही नहीं जनगणना के टाइम, तो वो है 0.2%, ठीक है। 2001 से 2011 तक की जनसंख्या की वृद्धि कितनी थी, तो देखिए ये तो था 2011 तक, 2001 से लेकर 2011 तक, लेकिन 2001 से लेकर 2011 तक जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई, तो 24.6% मुस्लिम में, और हिंदू बढ़े कितने 16.8%। सर्वाधिक साक्षरता धर्म वाला कौन सा धर्म है, तो जैन धर्म है, लगभग 94.9%। सबसे कम साक्षर धर्म तो मुस्लिम है 68.5%। और सबसे कम हिंदू है मिजोरम में, कहाँ है, तो 2.7% ही हिंदू पॉपुलेशन मिजोरम में बसती है, ठीक है। क्वेश्चन संख्या 6 है कि विश्व का दूसरा सबसे पुराना क्रिकेट क्लब कौन सा है, कहाँ है, तो ये कोलकाता में 1792 में बना है। पहला क्रिकेट क्लब कौन है फिर, तो दुनिया का पहला क्रिकेट क्लब है 1787 में बना मैरी लोबेन क्रिकेट क्लब, इसको एमसीसी कहा जाता है। कहाँ हेडक्वार्टर इसका, तो लंदन में। पहला कहाँ है, लंदन में। दूसरा कहाँ है, अपने इंडिया कलकत्ता में है, ठीक है। रणजी की शुरुआत कब की गई थी, तो 1934 लेकर 1935 में इसकी शुरुआत की गई थी। किनके नाम पर दिया जाता है, तो महाराणा रणजीत सिंह के नाम पर दिया जाता है। वर्तमान में इसमें 38 टीम है। 2024-25 का विजेता कौन है, विदर्भ बने हैं, ठीक है। अक्षय इसके कप्तान थे। और उप विजेता कौन है, तो केरल। सबसे ज्यादा बार मुंबई जीता है इसको, रणजी को 42 टाइम जीता है, ठीक है, 42 टाइम्स। सबसे ज्यादा रन किसका है, तो वासिम जाफर का। और सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले कौन है, तो राजेंद्र गोयल जी हैं, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन है कि नोवेल द किंग विद इन के लेखक कौन है, तो नंदिनी सेन गुप्ता इसके लेखक हैं। कृष्ण सोबती के एक उनका किताब का नाम है जिंदगी नामा। इंदु सुदर्शन के किताब का नाम है द माउंटेन लाइट। और ऋतिका नायर इंडिया 101, ठीक है। कुछ और यहाँ पर राइटर्स हैं जो कि फीमेल राइटर्स हैं। नमिता देवी द म्यूजिक रूम। अनुकृति उपाध्याय का नोवेल है द ब्लू वुमेन। अवनी दोषी का है बर्न्ड शुगर, ठीक है। के शैलजा का है माई लाइफ एज अ कॉमरेड। क्या है, माई लाइफ एज अ कॉमरेड, के शैलजा। कॉटिंग इंडिया किसने लिखा है, तो नंदिनी दास जी ने लिखा है इसको, ठीक है। लिरिक्स लॉकडाउन लिरिक्स किसने लिखा है, तो संयुक्ता दास ने इसको लिखा है। प्लेस होल्ड कम प्लेस कोल्ड होम, तो इसको लिखा है प्रीति सिंह नॉय। और व्हेन आई हिट यू के लेखक कौन है, तो मीना कांडा सामी, ठीक है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, अगर आपका सही से रिवीजन हो रहा है, तो इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें। और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। मौलिक अधिकार कितने हैं हमारे, तो 6 मौलिक अधिकार हैं। इसको 6 मौलिक अधिकार को ऐसे बांटा गया। पहला समता का अधिकार, मतलब समानता का अधिकार भी बोलते हैं इसको, जो कि 14 से लेकर 18 तक में स्थित है। उसके बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से लेकर 24 तक। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से लेकर 28 तक। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22। और अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार किसमें लिखा है, तो 29 से 30 के बीच में लिखा गया है। आर्टिकल 31 में कुछ नहीं है। आर्टिकल 31 में इसको पहले था, इसमें राइट टू प्रॉपर्टी, इसको हटा दिया गया है। कौन से संविधान संशोधन से, तो 44वें संविधान संशोधन 1978 से इसको हटाकर इसको आर्टिकल 300 ए में रख दिया गया, जिसे कानूनी अधिकार इसको बना दिया गया है। पहले ये फंडामेंटल राइट्स था, लेकिन अब इसको लीगल राइट्स इसको बना दिया गया है, ठीक है। आर्टिकल 32 में क्या लिखा है, तो संविधान के उपचारों का अधिकार है इसमें 5 तरह की रिट होती है। रिट का लिए हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है कि समता या समानता का अधिकार के बारे में 14 से 18 के बीच में जो लिखा गया उसके बारे में बताया गया है। आर्टिकल 14 में क्या लिखा है, तो विधि के समक्ष समता, ठीक है। इसमें विधि के समक्ष समता के 2 पार्ट हैं, एक विधि की समता और एक विधि के समान संरक्षण। तो देखिए विधि की समता को ब्रिटेन से लिया गया है, और जो विधि के समान संरक्षण उसे यूएसए से लिया गया है। तो एकमात्र यही एक आर्टिकल है जिसके 2 भागों को दोनों अलग अलग देशों से लिया गया है, ठीक है। आर्टिकल 15 में क्या लिखा है, तो जाति, धर्म, लिंग, मूलवंश, जन्म स्थान के आधार पर आपसे भेदभाव नहीं किया जाएगा। चाहे वो दुकान हो, होटल हो, मनोरंजन स्थल पर आपको नहीं रोका जाएगा।
जैसे कि आप किसी होटल में जाते हैं या फिर कहीं आप थिएटर में, हॉल में मूवी देखने जाते हैं, तो आपको वहाँ पर कोई नहीं रोक सकता। अगर आपको कोई यहाँ पर रोक रहा है आपके धर्म, जाति, लिंग, मूल, वंश, जन्म स्थान के आधार पर, तो आप आर्टिकल 32 के तहत इसको लेकर आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है। 15 के ए में लिखा गया ये चीज। 15 के बी में लिखा है कि पब्लिक प्लेस में आप कुछ भी करें, कोई नहीं रोकने वाला। ठीक है। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन EWC, इसको लिखा गया 15 के एफ में। ठीक है। और कॉलेज स्कूल में दाखिला आप जो लेते हैं 15 के ई में लिखा गया है। कॉलेज स्कूल में दाखिला लेने के टाइम आप सीए ने पूछा जाता है कि आपकी कास्ट कौन सा है, और उस कास्ट के बेसिस पर आपको एडमिशन नहीं दिया जाता है, याद रखिएगा। आर्टिकल 16 में लिखा गया लोक नियोजन के बारे में। आर्टिकल 17 में छुआछूत का अंत, मतलब अस्पृश्यता का अंत, जिससे कि होता है ना, पहले के जमाने में लोग बड़ा और छोटा कास्ट को देखकर उसे घृणा करते थे, लेकिन उसको आर्टिकल 17 के द्वारा उसको हटा दिया गया है। आप समझ सकते हो इसको अच्छे से। आर्टिकल 18 में लिखा है उपाधियों का अंत लिखा है। फिल्म आर्ट 15 के लेखक कौन है? आर्टिकल 15 के एक्टर कौन है? तो आयुष्मान खुराना है, और डायरेक्टर अनुभव सिन्हा है। ठीक है। स्वतंत्रता का अधिकार के बारे में 19 से 22 में लिखा गया है। वाक स्वतंत्रता का अधिकार, अभिव्यक्ति का अधिकार 19 के ए में लिखा गया है। राज्य क्षेत्र में फ्रीली मूवमेंट 19 के डी में लिखा गया है। शांतिपूर्वक निरायुध सम्मेलन 19 के बी में लिखा गया है। ठीक है। संघ बनाने का अधिकार 19 के सी में लिखा गया है। और सहकारी समिति बनाने के लिए संविधान संशोधन 97वां किया गया था, जो कि 2011 में किया गया था। निवास, जो देश के किसी भी कोने में आप रह सकते हैं, किसी भी कोने में जाकर आप जमीन खरीद कर या फिर वहां पर आप रह सकते हैं, कोई आपको रोकने वाला नहीं है। ये 19 के ई में लिखा है। ठीक है। 19 के एफ में लिखा गया है कि 19 के एफ को खत्म कर दिया गया था, और इसको 44वें संविधान संशोधन से खत्म किया गया था। 19 के क्यू में लिखा है कि जीवन यापन के लिए रोजगार आप कर सकते हैं, कोई भी रोजगार आप अपना सकते हैं, लेकिन इलीगल रोजगार नहीं। ठीक है। इसमें भी ये जो आर्टिकल मैंने बताया, इसमें कई सारे एक्सेप्शन है, जैसे कि वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति। जैसे कि वाक मतलब होता है बोलने की कला, मतलब बोलने का अधिकार। तो आपको बोलने का अधिकार दिया गया है, तो इसका मतलब आप ये नहीं कि आप कुछ भी बोल रहे हैं किसी को। स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है कि आप, इसका मतलब ये नहीं कि आप कहीं भी स्वतंत्र रूप से घूम रहे हैं। जैसे कि अगर आप राष्ट्रपति भवन में जाना चाहते हैं, तो उसको वहां पर आपको लिए पास लेना पड़ेगा, उसका रीजन अच्छे से देना पड़ेगा कि आप क्यों जाना चाहते हैं वहां पे। तो ये नहीं है कि आप गए और मस्त घूम कर चले आए, ऐसा नहीं होता है। ठीक है। जैसे कि देखिए, ये निवास, देश में कहीं भी आप रह सकते हैं। तो देश में कहीं भी रहने का मतलब ये नहीं कि आप जाकर भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पर जाकर रह रहे हैं घर बना के। ये एक एक्सेप्शन में आ जाता है, ये आप नहीं रह सकते यहाँ पे। ठीक है। अब देखिए, मैंने बताया जीवन यापन के लिए रोजगार करना, तो रोजगार के लिए आप कोई भी संस्था खोल सकते हैं, कोई भी होटल, रेस्टोरेंट, दुकान, अपना पर्सनल दुकान, अपनी पर्सनल चीजें कर सकते हैं। लेकिन ये नहीं है कि आप ड्रग्स बेचें या फिर आप कोई भी इलीगल चीज बेचें जिससे लोगों को हानि हो, तो इस चीज को आप नहीं कर सकते हैं। तो ये कुछ एक्सेप्शंस हैं इसमें। ठीक है। बात आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन संख्या 11 है कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बारे में कहाँ लिखा गया है? जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, मतलब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल हो जाता है। अनुच्छेद 21 में इसको लिखा गया है। ठीक है। इसमें निजता का अधिकार, मतलब प्राइवेसी का अधिकार आपको दिया गया है। मनपसंद से शादी कर सकते हैं आप, लेकिन बशर्ते आप सामने वाले भी आपके लिए रेडी हो तब। ठीक है। स्वच्छ पर्यावरण, जल के लिए स्वतंत्रता आपको दिया गया है। निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए आपको स्वतंत्रता दिया गया है। अगर आपको कोई सोने नहीं दे रहा है, तो आप उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं कि भाई ये मुझे सोने नहीं दे रहा है, तो इसके लिए भी आपको स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। ठीक है। आपको साफ हवा नहीं मिल रहा है, तो आप इसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, यहाँ तक आपको दिया गया है। ठीक है। अगर आपको कोई अभद्र भाषा बोल रहा है, गाली दे रहा है, तो उसके लिए भी आप आर्टिकल 21 से सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो इसमें बहुत सारे सब आर्टिकल आते हैं। ठीक है। देखिए, जैसे कि आर्टिकल ए में लिखा गया है, 21 के ए में लिखा गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा दिया जाना चाहिए, वो भी फ्री में। ये 86वें संविधान संशोधन 2002 में इसको लगाया गया था। RTE एक्ट, राइट टू एजुकेशन अधिनियम भी इसमें लागू किया गया 1 अप्रैल 2010 को। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट इसमें होता है, तो 20 अक्टूबर 2005 सूचना का अधिकार। ठीक है। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा 11वां मौलिक कर्तव्य भी, इसको याद रखिएगा। ठीक है। 2 जगह इसको लिखा गया है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों, 0 से 6 से 14 वर्ष के बच्चों को DPSP में आर्टिकल 45 में इसको लिखा गया है। ठीक है। आर्टिकल 22 में क्या लिखा है कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी में संरक्षण। कुछ दशाओं मतलब ये होता है ना, जैसे कि आपको अगर गिरफ्तार कर लिया गया है, तो आपको 24 घंटे के अंदर अंदर आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाना चाहिए। उसमें आपका जो ट्रेवल जो
टाइम लगता है उसको हटाकर, जैसे कि मान लीजिए कि आप अभी दिल्ली में हो और आपको मोहाली आना है, तो दिल्ली और मोहाली आने में 5-6 घंटा लगता है, ठीक है? तो वहाँ से उस 5-6 घंटे को हटाकर 24 घंटा ऐड किया जाता है, ठीक है? तो आर्टिकल 22 में इसको लिखा गया है। आर्टिकल 20 में क्या लिखा गया है? तो अपराधों के 2 सिद्धि में संरक्षण, दोहरी क्षति से संरक्षण दिया है। तो आर्टिकल 20 के 2 में दोहरी क्षति से संरक्षण मतलब क्या होता है कि अगर आप किसी एक के लिए आपको सजा दे दिया गया है, अगर आपको किसी एक किसी एक अपराध के लिए सजा दे दिया गया है, तो आपको उसी अपराध के लिए दूसरा सजा नहीं दिया जा सकता। ये दोहरी क्षति में संरक्षण देता है आपका आर्टिकल 20 के 2 में, ठीक है? मान लीजिए कि अगर आपने किसी का कलम चुरा लिया और उस कलम को लेकर वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया कि भाई इसने मेरा कलम चुराया है, ठीक है? तो सुप्रीम कोर्ट आपको उसमें 3 महीने की सजा दे दी कि 3 महीने उसको जेल में रखा जाएगा, तो फिर आपको उसी सजा के लिए फिर से दूसरी बार दोषी ठहराकर आपको सजा नहीं दिया जाएगा। आपको दूसरा, अगर आपको फिर से जेल जाना है तो आपको दूसरा कांड करना पड़ेगा, ठीक है? तो इसके लिए आपको ये आर्टिकल 20 का 2 दोहरी क्षति से संरक्षण प्रदान करता है। आर्टिकल 23 20 के 3 क्या कहता है कि स्वयं के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा आपको। मान लीजिए कि आपने कोई काम कर दिया ऐसा कि जो इल्लीगल है, किसी से आपने किसी का कुछ, जैसे कभी कलम चुराने का मैंने एग्जांपल लिया, तो आपने कलम चुरा लिया और आपको पुलिस बोल रही है कि भाई तुम ही खुद के लिए एक्सेप्ट करो कि तुमने ही कलम चुराया है, तो इसके लिए आप बाध्य नहीं है, आप नहीं बोल सकते वहाँ पे। आर्टिकल 20 का ये 2 कहता है, ठीक है? आर्टिकल 20 का 3 कहता है। क्वेश्चन संख्या 3 पर आते हैं। 3 कितना है ये? क्वेश्चन संख्या 12, सॉरी 12 पर आते हैं। यहाँ पे साफ-साफ नहीं लिखा, मैं बोल दूंगा आपको। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश में प्रधानमंत्री कौन था? तो पामस्टन जो था, PALMASTON था, ठीक है? वर्ल्ड वॉर के दौरान कौन था? तो चर्चिल था। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान भारत के स्वतंत्रता के समय कौन था ये ब्रिटिश का प्रधानमंत्री? तो एटली था, सर क्लेमेंट एटली बोलते हैं इसको। 1857 के समय तो गवर्नर जनरल कौन था? तो कैनिंग था, ठीक है? लॉर्ड कैनिंग। 1857 एक्ट कब आया था? तो 1857 एक्ट में 1857 में आया था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी इसमें में खत्म हुई थी और क्राउन का शासन का था वो चालू होगा। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी का जो वर्चस्व था, उनका जो शासन था वो खत्म करके क्राउन, जो फिर राजा थे, जो रानी थी, उनका शासन शुरू हो चुका था वहाँ पे। और इसके बाद कैनिंग को भारत का पहला वायसराय बनाया गया था, याद रखिएगा। 1 नवंबर 1898 को महारानी विक्टोरिया का पत्र इलाहाबाद में इसने ही पढ़ा था, लॉर्ड कैनिंग। 1857 एक्ट के तहत राज्य सचिव बनाया गया था। पहला राज्य सचिव कौन था? तो स्टैनली था। 1857 क्रांति के बारे में जान लेते हैं हम कि शुरुआत कब हुआ था। तो 10 मई 1857 में शुरुआत हुआ था। इसको मेरठ से शुरुआत हुआ था। मंगल पांडे जो सिपाही थे 34वीं इन्फेंट्री बटालियन के, इन्फेंट्री उसको बोलते हैं जो पैदल चलते हैं, जो बटालियन पैदल चलते हैं उनको इन्फेंट्री कहा जाता है। तो ये बैरकपुर छावनी में एक ये मंगल पांडे नाम के एक सिपाही थे। विद्रोह किया 29 मार्च 1857। क्यों विद्रोह हुआ था? क्योंकि जो इसमें जो कारतूस होता था, कारतूस में बीफ और पोर्क का जो कुछ मांस था उसमें उसको यूज कर किया जाता था और उस कारतूस को मुंह से छीला जाता था, मुंह से खोला जाता था। तो इसको लेकर मंगल पांडे ने बहुत विरोध किया कि नहीं, मैं इसको मुंह से नहीं खोलूंगा, इसमें मांस मिला हुआ है, ठीक है? तो इसको लेकर उन्होंने 1857 के क्रांति में हिस्सा लिया था। फिर उसके बाद लेफ्टिनेंट को, एक बाग नाम का एक लेफ्टिनेंट, उनको गोली मार दिया था और इसी को लेकर 8 अप्रैल 1857 को इनको फांसी दे दिया गया था, ठीक है? विद्रोह कब 29 मार्च को किया और 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे जी को फांसी दे दिया गया था, ठीक है? विद्रोह के आरंभ का सही क्रम क्या है? तो लखनऊ 4 जून 1857, कानपुर में 5 जून 1857, इलाहाबाद में 6 जून 1857 को हुआ था ये, ठीक है? 4, 5, 6 लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद। मेरठ से 10 मई 1857 को लोग दिल्ली गए और 11 मई को दिल्ली में विद्रोह हुआ था। इनको 2 दिन लगा जाने में, 1 दिन, और वहां से जाकर ये लोग मेरठ से दिल्ली गए और दिल्ली में जाकर ये लोग विद्रोह किए हैं। दमनकर्ता वहाँ पे कौन था? तो निकोलसन और हडसन। दमनकर्ता मतलब इनको दबा दिए पूरा, जो भी रिवोल्ट हो रहा था उसको दबा दे रहे थे, ठीक है? झांसी में किसने दमन किया? तो झांसी में महारानी लक्ष्मीबाई लड़ रही थी, यहाँ पे ह्यूरोज ने उनको दमन कर रहा था। इलाहाबाद में कौन दमन किया? तो कर्नल नील ने दमन किया। कानपुर और लखनऊ में किसने किया? तो कैंपबेल ने किया, ठीक है? 14 पर आते हैं कि 1857 के समय किस नेता पर 50,000 का इनाम रखा गया था? तो फैजाबाद के मौलवी थे अहमद उल्लाह, उनके ऊपर 50,000 का एक इनाम रखा गया था। मेरठ बाबा धन सिंह कोतवाल गुर्जर और प्लस कदम सिंह गुर्जर, इनको भीड़ जो चल रही थी मेरठ से दिल्ली, यहाँ पर मैंने बताया कि मेरठ से दिल्ली जा रही थी, जो भीड़ जा रही थी उसको ये लोग अगुवाई कर रहे थे, मतलब आगे आगे चल रहे थे कि ये लोग रास्ता, मतलब एक लीडरशिप कर रहे थे वहाँ पे। बाबा धन सिंह कोतवाल और गुर्जर और कदम सिंह गुर्जर 2 लोग थे, ठीक है? बागपत
और बड़ौत से कौन कौन कर रहा था? तो बाबा शाहमल जाट जो थे वो कर रहे थे। कौन अगुवाई कर रहे थे? असम में किसने नेतृत्व किया? तो मणिनाम प्लस कंदे परसवर ने असम में इसको नेतृत्व किया था 1857 के रिवोल्ट को। दिल्ली में किसने किया? तो बहादुर शाह जफर प्लस बख्त खां, ठीक है। झांसी में किसने किया? तो रानी लक्ष्मीबाई। 17 जून 1857 में इनकी डेथ हो गई थी। 17 जून 1858 में इनकी डेथ हो गई थी। समाधि कहाँ है इनका? तो फूलबाग ग्वालियर में इनकी समाधि है। किसकी? रानी लक्ष्मीबाई की। बरेली से कौन कर रहा था? तो कान खान अब बहादुर खान बरेली से नेतृत्व कर रहे थे। लखनऊ में महकपुरी या फिर इनको बेगम हजरत महल भी कहा जाता है, वो नेतृत्व कर रही थी। क्वेश्चन संख्या 15 है कि 1857 की घटना के बारे में यह किसने कहा था कि यह सैनिक विद्रोह से बहुत बड़ा था किंतु एक प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से बहुत कम? तो स्टैनले वालपेट ने कहा था। एक सिपाही विद्रोह किसने कहा था इसको? तो यहाँ पर एस सेन ने कहा था इसको, ठीक है। न तो यह प्रमाण प्रथम था, न राष्ट्रीय था और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। इसने इसको ये कोट किसने कहा था? आरसी मजूमदार, ठीक है। इनकी एक बुक है एन एडवांस हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इनकी बुक है, याद रखिएगा, आरसी मजूमदार का। बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध किसने कहा था? ये 1857 के रिवोल्ट को? तो टी आर होम्स ने कहा था। 1857 के क्रांति के प्रतीक क्या था? ठीक है, तो कमल और फूल था। ठीक है, आगे बढ़ते हम। सिंधु नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? तो देखिए कैलाश रेंज में सिंधु नदी का उद्गम स्थान हो जाता है। जो कैलाश की पहाड़ियां हैं वहां पर सिंधु नदी का उद्गम स्थान हो जाता है। उद्गम जो बोखरचू हिमनद है वहां से इसका जो ग्लेशियर है वहां से इसका ये निकलती है नदी है। सहायक नदी कौन कौन सी है? तो जास्कर नदी है, गोमल नदी, द्रास, श्योक और अरब सागर में जाकर गिरती है ये। ठीक है, अब देखिए सिंधु समझौता अभी हाल फिलहाल में बहुत ही चर्चित में रहा है। तो सिंधु समझौता हुआ कब था पहले ही जानते हैं। देखिए 19 सितंबर 1960 में नेहरू यहाँ के प्रधानमंत्री और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अयूब खान के बीच में एक समझौता हुआ जिसको बोलते हैं सिंधु समझौता। ठीक है, और खत्म कब हुआ है? तो 12 जनवरी 1961 को इसे लागू किया गया। ठीक है, अब देखिए पूर्वी नदी का पानी भारत को दिया गया। सिंधु समझौता से ये समझौता हुआ कि पूर्वी नदी का जो पानी है वो भारत लेगा। जैसे कि पूर्वी नदी में कौन कौन आती है? तो रावी, ब्यास, सतलज आती है। जिसका 80% पानी भारत लेगा और 20% पानी पाकिस्तान लेगा, उसका यूज करेगा। ठीक है, अब पश्चिमी नदी के पानी को पाकिस्तान को दिया गया जिसमें सिंधु नदी, झेलम नदी और चेनाब नदी आती है। जिसमें 80% पानी पाकिस्तान को दिया जाएगा और 20% पानी को इंडिया रखेगा। ठीक है, लेकिन ये लागू कब हुआ था? तो 12 जनवरी 1961 में लागू हुआ था। लेकिन अभी पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ उसको लेकर भारत ने इस समझौता को खत्म कर दिया, जिसको 22 अप्रैल 2025 को रद्द कर दिया गया है इसको। ठीक है, इसलिए बोल रहे थे कि पानी को भारत ने पानी बंद कर दिया वहां पे। तो यही सिंधु समझौता ही हुआ था। कब हुआ? तो याद रखिएगा इसको, 19 सितंबर 1960 को हुआ ये। ठीक है, लेकिन 12 जनवरी 1961 को लागू किया गया था। सिंधु समझौता के बारे में आप लोग अच्छे से समझ गए। नदियां और उद्गम बिंदु देखते हैं थोड़ा बहुत। ठीक है, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी का मानसरोवर से उत्सर्जित होती है ये मानसरोवर। सबसे चौड़ी नदी है ये। कौन? ब्रह्मपुत्र नदी सबसे चौड़ी नदी। ब्रह्मपुत्र का अन्य नाम क्या है? तो दिहांग, इसको अरुणाचल प्रदेश में दिहांग बोला जाता है। ठीक है, जमुना बांग्लादेश से बोला जाता है। और लंबाई इसकी कितनी है? तो 2900 किलोमीटर इसकी लंबाई है। तो फिर जब 2900 किलोमीटर ब्रह्मपुत्र की लंबाई है तो गंगा की लंबाई कितनी है? तो 2525 किलोमीटर। लेकिन फिर भी गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है। क्यों? क्योंकि जो 2900 किलोमीटर लंबाई है ब्रह्मपुत्र की, ये पूरे मिलाकर है, मतलब चाइना वगैरह सब लेकर है। भारत में कितनी बहती है सिर्फ? तो भारत में सिर्फ 916 किलोमीटर बहती है। ये इसको याद रखिएगा। इसलिए 2525 किलोमीटर कितनी है? गंगा की लंबाई है। इसलिए वो सबसे बड़ी नदी हो जाती है भारत की। सहायक नदियां कौन कौन सी है ब्रह्मपुत्र की? तो कामेंग, लोहित, मानस, तीस्ता, धनश्री, शुभनश्री और बराक, ये सारी नदियां किसकी है? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हो जाती हैं। भारत की सबसे सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो माजुली, जो कि असम है, ब्रह्मपुत्र नदी पर ही बना है। और सबसे छोटा नदी द्वीप उमानंद द्वीप, मयूर द्वीप भी इसको बोलते हैं। कहाँ है? यह भी असम में ही है, ब्रह्मपुत्र नदी बना है। ठीक है, पद्मा नदी को बांग्लादेश में गंगा बोलते हैं। ठीक है, पद्मा नदी। गंगा नदी देखिए मैंने बताया था अभी लंबाई 25 से 25 किलोमीटर कहाँ कहाँ से होकर बहती है? तो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल से होकर ये बहती है। सबसे बड़ा नदी बेसिन इसी का है। सबसे बड़ा नदी बेसिन गंगा नदी का ही है, जो कि 26% इसकी बेसिन में जाता है। ठीक है, और 43% आबादी इसके किनारे रहती है पूरे भारत की। बेसिन प्राधिकरण कब बना था? तो 20 फरवरी 2009 को बेसिन प्राधिकरण को बनाया गया था। कौन सा एक्ट से बनाया गया था ये? तो 1986 का एक्ट आया था,
उसी से ये बनाया गया था। इसको छाता एक्ट या फिर पर्यावरण अधिनियम भी कहा जाता है, इन्वायरमेंटल एक्ट भी कहा जाता है। राष्ट्रीय नदी कब बनाया गया था इसको, गंगा को? तो 2008 में बनाया गया था। मनमोहन सिंह उस टाइम के प्रधानमंत्री थे। गंगा नदी पहली बार मैदानी भाग को कहाँ स्पर्श करती है? तो हरिद्वार में स्पर्श करती है, ठीक है। पटना कहाँ बसा है? गंगा नदी के किनारे बसा है। कानपुर कहाँ बसा है? गंगा नदी के किनारे बसा है, याद रखिएगा इस चीज को। विष्णुप्रयाग किस नदी पर स्थित है? तो विष्णुप्रयाग अलकनंदा प्लस धौली गंगा के ऊपर स्थित है। देखिए 5 प्रयाग है पूरे भारत में। कौन कौन से प्रयाग? अलकनंदा प्लस पिंडर को हम कर्ण प्रयाग बोलते हैं। अलकनंदा प्लस मंदाकिनी को हम रुद्र प्रयाग बोलते हैं। अलकनंदा प्लस भागीरथी को हम देव प्रयाग बोलते हैं, ठीक है। मैं बताता हूँ प्रयाग का मतलब होता है क्या, पहले इसको बता दूं। अलकनंदा प्लस नंदाकिनी को, सॉरी मंदाकिनी को नंद प्रयाग बोलते हैं, नंदाकिनी, ठीक है। अलकनंदा प्लस धौली गंगा को विष्णु प्रयाग बोलते हैं। देखिए प्रयाग किसको बोलते हैं? मान लीजिए कि ये एक मेन नदी है, ठीक है, और इधर से कोई नदी एक आकर मिलती है, इधर से कोई एक नदी आकर मिल रही है, और इधर से कोई एक नदी आकर मिल रही है, और इस मेन नदी में आकर मिल जा रही है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट बना है, ये जो पॉइंट बना है, इस पॉइंट को ही हम क्या बोलते हैं, मैं हाईलाइट करके बताता हूँ। देखिए इस पॉइंट को ही हम प्रयाग बोलते हैं, ठीक है। तो ये 5 है प्रयाग अपने भारत में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। अलकनंदा को, अलकनंदा जो है इसका उद्गम स्थल कहाँ है? तो उद्गम स्थल संतोपंथ ग्लेशियर में है, ठीक है। बद्रीनाथ धाम जो है वो विष्णु भगवान के मंदिर है वहां पे, बद्रीनाथ धाम, जो कि अलकनंदा नदी के किनारे बसा है। और केदारनाथ कहाँ बसा है? तो मंदाकिनी नदी के किनारे, ठीक है। क्वेश्चन से आगे हम बढ़ते हैं। कौन कौन सा 20 नंबर क्वेश्चन है कि 1969 में कितने बैंक्स का राष्ट्रीयकरण किया गया था? देखिए 1969 में 14 बैंक का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था, और 19 जुलाई में, ये 19 जुलाई 1969 को हुआ था। कौन थे उस टाइम राष्ट्रपति? तो वीवी गिरी थे उस टाइम के राष्ट्रपति, और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी। इंदिरा गांधी को गूंगी गुड़िया भी कहा जाता है, ठीक है। कौन, मतलब ऐसा क्राइटेरिया क्या था बैंकों का कि उसका राष्ट्रीयकरण कर दिया जाना चाहिए? तो देखिए बैंकों के पास 50 प्लस करोड़ से ज्यादा बैंक की राष्ट्रीयकृत, मतलब बैंकों के पास 50 प्लस करोड़ से ज्यादा पूंजी होने चाहिए, उन्हीं बैंकों को राष्ट्रीयकृत किया गया था, ठीक है, नेशनलाइज किया गया था। और उस टाइम 14 बैंक ऐसे थे जिनके पास 50 प्लस करोड़ पूंजी थी, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि उस टाइम आरबीआई के गवर्नर कौन थे? तो एलके झा उस टाइम के आरबीआई के गवर्नर हो जाते हैं। चौथा पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था, इसको याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। 1969 में राष्ट्रीयकरण का एक्ट कौन लाया गया था? तो 1949 का एक एक्ट आया था, उसी के तहत 1969 का राष्ट्रीयकरण का एक्ट से पारित किया गया था, ठीक है। दूसरी बार कितने बैंकों का किया गया था? देखिए दूसरी बार 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, जिसमें 15 अप्रैल 1980 में हुआ था ये, ठीक है। प्रधानमंत्री कौन थी? तो उस टाइम भी इंदिरा गांधी जी ही थी, लेकिन उस टाइम राष्ट्रपति नीलम संजीवा रेड्डी जी थे, ठीक है, नीलम संजीवा रेड्डी। जमा राशि कितनी थी? तो उस टाइम ये जब 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था 19 जुलाई 1969 में, तो उस टाइम 50 प्लस करोड़ पूंजी होना चाहिए था, लेकिन इस बार 200 करोड़ प्लस पूंजी होना चाहिए था। उसी बैंक को नेशनलाइज किया गया था, ठीक है। और उस टाइम के आरबीआई गवर्नर कौन थे? तो आरबीआई गवर्नर थे आईजी पटेल, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन संख्या 21 कि एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, ठीक है, ये एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है जिसका मांग आधारित जमा को स्वीकार नहीं करती है। कब आए थे? एनबीएफसी एक्ट 1956 में आया था। इसका फुल फॉर्म पूछ लेता है, फुल फॉर्म क्या होता है? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, ठीक है। क्वेश्चन संख्या 21 पर आते हैं कि किस नोट पर सांची स्तूप बना है? तो 200 के नोट पर। और ब्लीड क्या होते हैं? तो देखिए नोट, मान लीजिए ये नोट हो गया, ठीक है, इस नोट के, ये नोट हो गया, ठीक है, इस नोट के साइड में यहाँ पर ऐसे लाइन खींचा गया होता है, ठीक है। अब मैं फोटो दिखाया था आपको, कोई बात नहीं। इस नोट के लाइन पर कोने में एक लाइन खींचा होता है, तो उसको ब्लीड बोलते हैं, ठीक है। तो ये 4 बना है किस पे? 200 के नोट पे। सांची किस पे बना है? सांची है कहाँ? तो एमपी में है, और यूनेस्को में इसको 1989 में शामिल किया गया था। बात करते हैं 500 के नोट को। तो 500 के नोट पर लाल किला छपा है। नोट का रंग क्या है? तो स्टेन ग्रे है, ठीक है। इसमें 5 ब्लीड है। 100 का नोट बात करते हैं। 100 का नोट में रानी का वाव बना है, लेवेंडर कलर का है। आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि रानी के वाव को कब यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया था, ठीक है। कल मैंने बताया था, कल सर भी बताए थे। ब्लीड लाइन इसमें 4 होती हैं। 50 के नोट पर हम्पी छपा है। हम्पी कहाँ है? कर्नाटक में है। कौन सी नदी किनारे बसा है हम्पी? तो तुंगभद्रा नदी के किनारे बसा है, याद रखिएगा इस चीज को। 50 के कलर का नोट क्या है? तो फ्लोरेसेंट ब्लू है, ठीक है। 10 का नोट कोणार्क छपा है, ठीक है, कोणार्क मंदिर जो सूर्य मंदिर है कोणार्क का, वो छपा है, और चॉकलेटी ब्राउन कलर का है। 20 का नोट कहाँ है? 20 का नोट पर क्या छपा है? तो एलोरा का चिन्ह छपा है, एलोरा जो गुफा है उनको चिन्ह छपा है, ठीक है, और ग्रीनिश येलो कलर का है। बात करते हैं आगे कि मुद्रा पर कुल भाषा कितनी लिखी होती है? देखिए मुद्रा पर कुल भाषा लिखी होती है, एक तरफ तो 15 भाषा ऐसे ऐसे बॉक्स में लिखा गया होता है, ठीक है, 15 भाषा ऐसे ऐसे करके, ठीक है। और
2 भाषा और अन्य लिखी जाती है जो कि हिंदी और इंग्लिश में लिखी गई होती है, जो नोट पर लिखा गया होता है। टोटल 17 भाषा में लिखी गई होती है। रुपये का डिजाइन जो था वो कौन बनाया था? तो डॉक्टर उदय कुमार ने रुपयों का डिजाइन किया था। रुपया का जो साइन है उसको डिजाइन किया था, ठीक है। जैसे कि र लिखा जाता है ना, वैसे उसी को कब किया था? तो 15 जुलाई 2010 को किया गया था। आरबीआई ने अपना सबसे बड़ा नोट 10,000 रुपये का जारी किया था, 10,000 रुपये का, जो कि 1978 में बंद कर दिया गया था। उस टाइम जनता पार्टी के द्वारा इसको बंद किया गया था, ठीक है। बात करते हैं आगे की क्वेश्चन संख्या 23 है कि पीएम फसल बीमा योजना के तहत क्षतिपूर्ण स्तर निर्धारित किए गए हैं। तो 3 क्षतिपूर्ण स्तर हैं, 70%, 80% और 90%। मतलब इसमें आपको अगर 90% आपका फसल क्षति हो जाता है, मतलब खत्म हो जाता है, तो आपको 90% तक आप उसमें जो लागत मूल्य उसको भारत सरकार देगी, पीएम फसल बीमा योजना के तहत, ठीक है। शुरुआत कब किया गया था इसका? तो 18 फरवरी 2016 में इसकी शुरुआत की गई थी। पीएम कृषि सिंचाई योजना कब की गई थी? तो 1 जुलाई 2015 बजट 50,000 करोड़ रुपए इसकी बजट था। 1 जुलाई 2015 में इसकी शुरुआत की गई थी। पीएम किसान सम्मान निधि 24 फरवरी 2019 को एक वर्ष में 3 किस्त आती है, मतलब 2-2 हज़ार रुपए की 3 किस्त आएगी किसान को। पीएम किसान सम्मान निधि योजना। पीएम किसान मानधन योजना 12 सितंबर 2019 में शुरू किया गया था। कुसुम योजना 1 मार्च 2019 में शुरू किया गया था। क्वेश्चन संख्या 24 है कि गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? तो द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करती है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या आता है? तो हाफ एम बी स्क्वायर इसकी फॉर्मूला हो जाती है। यहाँ पर वी क्या है? तो वेलोसिटी, जिसका फुल फॉर्म है, जिसका मात्रा के मीटर पर सेकंड, ठीक है। वस्तु की गति के कारण होता है ये। और मास क्या है? द्रव्यमान होता है, जिसकी बहती हुई हवा, ठीक है। बात करते हैं आगे की स्थिति, सॉरी, यहाँ पर वस्तु की गति के कारण वेलोसिटी होता है, जिसमें बहती हुई हवा आती है। जैसे कि हवा बह रही है, हम चल रहे हैं, तो जो चीज गतिशील है उसमें वेलोसिटी है, उसमें वेग है, ठीक है। और एक होता है स्थितिज ऊर्जा, जिसको हम U इक्वल टू mgh बोलते हैं, इसका फॉर्मूला है, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी, इसका एग्जाम्पल क्या होता है? जैसे कि कोई गाड़ी खड़ी है, या फिर कोई कलम मेज पर रखा है, या फिर मेज रखी है कहीं, कोई बर्तन कहीं रखा है, तो उसमें क्या है? स्थितिज ऊर्जा है, पोटेंशियल एनर्जी है। लेकिन जब कोई वस्तु मूविंग स्टेट में है, तो उसको क्या, उसमें क्या है? तो गतिज ऊर्जा है, मतलब वेलोसिटी है, वेग है। इसका फॉल गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? तो हाफ एम बी स्क्वायर। और स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? तो U इक्वल टू mgh होता है, ठीक है। ये रेलवे में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा को ही काइनेटिक एनर्जी, मतलब सॉरी, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा को ही मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं, यांत्रिक ऊर्जा बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन संख्या 25 है कि डाल्टन का सिद्धांत किस नियम पर आधारित था? तो रासायनिक संयोजन पर आधारित था। 1808 में परमाणुवाद इसने दिया था, डाल्टन ने। प्रत्येक तत्व में अपना एक विशेष द्रव्यमान होता है, ये किसने कहा था? जॉन डाल्टन ने ही कहा था। 26वां क्वेश्चन की हड्डी किस प्रकार का ऊतक है? तो संयोजी ऊतक है हड्डी। तंत्रिका ऊतक किसको बोलते हैं? मस्तिष्क को बोलते हैं तंत्रिका ऊतक। तरल संयोजी ऊतक कौन सा है? तो ब्लड है। एकमात्र तरल संयोजी ऊतक यही है, ठीक है, ब्लड, खून। हड्डी में कौन से पदार्थ पाए जाते हैं? तो कैल्शियम प्लस फास्फोरस पदार्थ पाया जाता है। हड्डी में कोशिका कौन सी होती है? तो अस्टियोसाइटस नाम की एक कोशिका पाई जाती है हड्डी में। उपास्थि, कार्टिएज, लचीलापन प्रदान करता है, तो हड्डियों को लचीलापन प्रदान करता है। जैसे कि आप कान को ऐसे मोड़ सकते हैं, ठीक है, कान को ऐसे आप हाथ से पकड़ के मोड़ सकते हैं। तो ये किस कारण लचीलापन इसमें आया है? तो ये आया है कार्टिएज के कारण, ठीक है। आप नाक को ऐसे हिला सकते हैं, तो किस कारण आया है ये? तो कार्टिएज के कारण ही आया है। उसको उपास्थि बोलते हैं हिंदी में। बोन प्लस मसल को टेंडन बोलते हैं। मसल प्लस मस्कुलर जोड़ को, ये जोड़ है, बोन प्लस मसल जहाँ जुड़ता है उसको टेंडन बोलते हैं, ठीक है। मसल प्लस मसल जहाँ पे जोड़ होता है उसको स्लैक्सर बोलते हैं। और बोन प्लस बोन जहाँ पे जुड़ता है उसको लिगामेंट बोलते हैं। जैसे कि घुटने की हड्डी, ठीक है, घुटने की हड्डी बोन और बोन दोनों जुड़ा पड़ा है, तो वहाँ पर क्या लिगामेंट है वो। मस्कुलर टिश्यू मांसपेशी बनाते तथा कंट्रोल करते हैं, मस्कुलर टिश्यू। और संकुचनशील प्रोटीन पाया जाता है इसमें, मतलब ये कंट्रैक्टाइल होता है, ठीक है, इसमें संकुचन, इसको दबा सकते हैं हम। एपिथेलियल एपिथेलियल टिश्यू के कारण ही झुर्रियाँ पड़ती हैं, जो कि आपके चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ती हैं, हम धीरे धीरे बूढ़े हो जाते हैं, तो एपिथेलियल टिश्यू के कारण ही इसमें जो आती है। और ये बाहरी चोट से भी सुरक्षा करता है एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 है कि पौधों की पत्तियों द्वारा तैयार भोजन को फोलम के माध्यम से पौधों के किन भागों तक पहुंचाया जाता है? तो रूट्स, सीड्स, फ्रूट्स एंड मेरिस्टेम्स के तक इसको पहुंचाया जाता है, ठीक है। किसके द्वारा? तो फोलेम के द्वारा। जड़ों द्वारा बनने भोजन को क्या बोलते हैं? तो जाइलम उत्तक के द्वारा इसको बनता है, जाइलम उत्तक के द्वारा इसको बनाया जाता है। और जलीय जल वहन करता है, जाइलम उत्तक जल वहन करता है। मैं इसको जो फोटो अच्छे से खींच कर स्कैन करके पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दूंगा मैं, ठीक है। ये पीडीएफ थोड़ा साफ नहीं आया है, ठीक है। कोशिका, मृत कोशिका इसमें जाइलम में पाया जाता है, ठीक है।
फ्लोएम में जीवित कोशिका पाया जाता है, फ्लोएम में जीवित कोशिका और जाइलम में मृत कोशिका पाया जाता है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, आपका सही से रिवीजन हो रहा है, तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 28 है कि 2025 में भारत की पहली तटीय और जलपक्षी जनगणना कहाँ आयोजित की गई थी? तो गुजरात के जामनगर में की गई थी। भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री जैव विविधता केंद्र भी यहीं है। भारत का पहला समुद्री वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? तो कच्छ की खाड़ी में है। कहाँ है? गुजरात में। 1980 में इसको बनाया गया था। जंगली गधे के लिए प्रसिद्ध है कच्छ की खाड़ी। 1982 में पहला समुद्री नेशनल पार्क कच्छ की खाड़ी में ही बनाया गया था। 29 किस राज्य ने लोक प्रशासन संस्थान का नाम बदलकर मनमोहन सिंह के नाम पर रखा गया है? तो हिमाचल ने इसको रखा है, हिमाचल प्रदेश ने। सीएम कौन है? तो सुखविंदर सिंह सुक्खू इसके सीएम हो जाते हैं। आरएस राज्यसभा की सीट 3 है, लोकसभा की सीट 4 है और विधानसभा की सीट 68 है। क्रिकेट की ट्रॉफी में बात करते हैं, यहाँ पर आगे क्वेश्चन है कि 30 नंबर क्वेश्चन है कि बीसीसीआई का सचिव किसे बनाया गया है? तो देवजीत शैकिया को वर्तमान में बीसीसीआई का सचिव बनाया गया है। स्थापना कब हुआ था बीसीसीआई का? तो 1928 में हुआ था। आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि बीसीसीआई का फुल फॉर्म क्या होता है। हेडक्वार्टर कहाँ है? तो वानखेड़े में है। अध्यक्ष 36वें अध्यक्ष रोजर बिन्नी हो जाते हैं इसके, ठीक है। आईसीसी की स्थापना कब हुई थी? देखिए ये बीसीसीआई था और आईसीसी के बारे में बात करता है। आईसीसी की स्थापना हुई थी 1909 में। हेडक्वार्टर दुबई में है इसका, ठीक है। और अध्यक्ष कौन है? तो जय शाह इसके अध्यक्ष है। 1 दिसंबर 2024 इसके अध्यक्ष बने हैं। रोजर बिन्नी ने 1983 के वर्ल्ड कप में 18 विकेट लिए थे ये, ठीक है। सैयद मुस्तफा अली ट्रॉफी भी T20 से संबंधित है, जो कि क्रिकेट से संबंधित है। 2024-25 का विजेता कौन है? तो मुंबई है, ठीक है। उप विजेता कौन है? तो एमपी है। शुरुआत कब हुआ था सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी? तो 2006 से 2007 में शुरुआत किया था इसका। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है कि क्रिकेट के ट्रॉफी रणजी ट्रॉफी, ठीक है, मैंने बताया था ऊपर, रणजी ट्रॉफी किसके याद में दिया जाता है? तो महाराणा रंजीत सिंह के याद में दिया जाता है, ठीक है। विजय हजारे ट्रॉफी ये ओडीआई ट्रॉफी है। 2024 में विनर कौन है? तो विदर्भ इसके विनर हो जाते हैं। किसने हराया? किसको हराकर? तो कर्नाटक को हराकर। शुरुआत कब हुआ था? तो 1993 से 94 इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। तो ये रहा हमारा आज का रिवीजन, जो कि 30 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं 36-37 मिनट में, ठीक है। तो अभी तक आप इस वीडियो में बने हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप बहुत अच्छे से रिवीजन कर रहे हैं, बहुत आगे जाएंगे जिंदगी में, ठीक है। ऐसे ही रिवीजन करते रहिए। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको उसी टाइम पीडीएफ आपको व्हाट्सएप पर भेज दूंगा, ठीक है। इस क्लास का और बाकी जितने भी क्लास का पीडीएफ है आपको उस क्लास पर भेज दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए अपना। नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करिए चैनल को और इसको वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।